चलो फिर, अब एक काम करते हैं, इस प्रॉमिस से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, उसको अचीव करके देखेंगे। तो मैंने क्लोज किया इसे, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट लिखता हूँ आइटम्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने लेट से पेन, पेपर और पेंसिल, ये तीन आइटम इसके अंदर हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाता हूँ। मैं लिखा लेट आपके पास प्रॉमिस इक्वल टू में न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर आपका रिजॉल्व और रिजेक्ट। और मैं यहाँ पे बस अब कंडीशन चेक करूंगा, क्या, इफ आइटम्स डॉट इंक्लूड, याद है क्या करता है ये? क्या करता है ये? बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट्स से पेन, अगर इसके अंदर किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर पेन अवेलेबल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है भाई, और मैं यहां से लिख दूंगा रिजॉल्व, और यहां लिख दूंगा पेन इज अवेलेबल। ठीक है, या आइटम लिख देता हूं क्योंकि अभी चेंज करूंगा इसको मैं। आइटम इज अवेलेबल एज, और यहां पे रिजेक्ट लिखूंगा, और यहां पे लिख दूंगा आइटम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है भाई, अब प्रॉमिस करते हैं, अगर मुझे रिजॉल्व होता है तो देन ब्लॉक में आएगा, राइट भाई, और यहाँ पे डेटा आ गया तो वो डेटा कैच करने के लिए इस पे रहेगा। फिर मैंने लॉक किया और यहाँ पे इस डेटा को लिख दिया। ठीक है, अब डॉट कैच, ठीक है, यहाँ पे लिखा एरर, और जो भी उसके अंदर एरर आएगा उसको हम लॉक कर लेते हैं एरर। ठीक है, इसको सेव किया, इसको ओपन करते हैं। इंस्पेक्टेड कंसोल के, आइटम अभी अवेलेबल था तो आपको आइटम इज अवेलेबल आ गया, राइट। बट अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यू चेंज कर दूं, लेट्स से इसकी जगह मैं पेन की जगह पेन 1 लिख दूं, इसकी जगह पेन 1 लिख दूं भाई, तो अब क्या है, इसके अंदर है अवेलेबल, ये नहीं है, इस केस में वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा एग्जांपल जो प्रॉमिस के लिए था आपको। क्लियर? तो ये लिख लीजिए, इसके बाद बताऊंगा एक्चुअल में कंट्रोल स्ट्रक्चर जो इसका वर्क करता है। अच्छा, फैन ऑन कर लो, मेरे को लगा फैन।
डन। लिख लिया भाई सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था प्रॉमिस का, कि कैसे प्रॉमिस एक्चुअल में वर्क करता है। अगर उसे डेटा मिला तो वो रिजॉल्व स्टेट को रिटर्न करता है, और अगर उसे डेटा नहीं मिला तो वो रिजेक्ट कर देता है, या कुछ भी दिक्कत आए वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है भाई? अब सबसे पहले आप इसको समझते हैं कि बिहाइंड द प्रोसेस ये चलता कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, राइट, ये चलता कैसे है। ठीक है भाई? तो इसको एक सेकेंड। जब कभी भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम चलता है तो एक पार्ट होता है, इसे कहते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यही है कर्ता धर्ता ऑफ जावास्क्रिप्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यही करता है सारा काम। ठीक है? कब किसको मेमोरी एलोकेट करनी है, कैसे कोड को एग्जीक्यूट करना है, वो सारा यही करता है। ठीक है? हम इसको इसके बाद देखेंगे। क्लियर? उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसके हम कहते हैं कॉल स्टैक, CS, जिसको हम कहते हैं कॉल स्टैक। ठीक है भाई? ये वो पार्ट है, इसके वो बताता है कि कौन सा करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अंदर उसकी डेफिनेशन जाती है। तो याद होगा जब हमने पढ़ा था हीप के बारे में, तो एक और पार्ट था, इसका नाम था स्टैक। तो जब कभी भी कोई भी फंक्शन आप कॉल करते हो तो उसकी मेमोरी इसके पास जाती है भाई। ठीक है? और यहीं से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये वर्किंग है सारा कुछ। ठीक है भाई? जब तक इसके अंदर कोई प्रोग्राम लोड चल रहा होता है, कोई फंक्शन चल रहा होता है, तब तक किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करने देता। ठीक है भाई? तो सारा कुछ इसी के अंदर है, कॉल स्टैक। ये फंक्शन को डिपेंड करता है, फंक्शनैलिटी की बात करता है। इसके बाद एक और आता है, इसका नाम है PQ, प्रायोरिटी क्यू। इसे कहते हैं PQ, प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे बेसिकली 3 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास जनरली। एक होता है कॉल स्टैक, एक होता है PQ, एक होता है GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एक और होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है भाई? जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम को लोड करोगे तो सबसे पहले ये आपका हिट हो, यही वर्क करता है। ठीक है भाई? अगर आपने कोई भी फंक्शन कॉल किया तो यही कॉल स्टैक को भेजता है कि इस फंक्शन को मैंने रन किया है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहां पे रखो। ठीक है भाई? यही है कर्ता धर्ता। ठीक है? अभी हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉमिस की। हम इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे रिगार्डिंग द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक। ठीक है भाई? हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉमिस की। मान लो आपके पास यहाँ पे P1 है एक प्रॉमिस, P2 है एक दूसरा प्रॉमिस, और एक P3 है आपका तीसरा प्रॉमिस। मैं यहाँ पे 3 प्रॉमिस की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई? क्लियर है? अब जब कभी भी लोड होगा आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो याद रखिएगा जितने भी प्रोमिसेस होते हैं ना, वो पहले नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो वर्क करता है। ठीक है? नॉर्मली जो भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कोड है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो अभी तक करते हुए आए थे, वो पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है? तब तक जितने भी आपके पास प्रोमिसेस होते हैं उनकी डेफिनेशन वो यहां पे दे देता है प्रायोरिटी क्यू में। तो ये PQ हो गया, P1, और ये P2 हो गया, और ये आपका P3 हो गया लेट्स से। तो सारी डेफिनेशन किसके पास चली जाती है? प्रायोरिटी क्यू के पास। ठीक है? पहले जब कभी भी कोई भी लोड होगा प्रोग्राम, उसमें जितने भी प्रोमिसेस होते हैं ना, वो सारे इस प्रायोरिटी क्यू में लोड होते हैं। और जो एग्जीक्यूट होता है वो पहले नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट होता है, जैसे फॉर लूप हो गया, कंसोल डॉट लॉग कर लिया आपने, वाइल लूप कर लिया। तो जो नॉर्मल कोड होता है, जो इससे पहले अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, पहले वो चलता है।
उसके बाद आपका प्रोमिसेस चलते हैं। जो बोला है वो मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है भाई। अब प्रॉमिस को लगता है टाइम। प्रॉमिस को क्या लगता है? टाइम। क्योंकि टाइम तो लगेगा ना। किसी दुकान में अगर खड़े तो तब तक रहोगे जब तक वापस ना आए, है ना भाई? तब तक तो खड़े रहोगे ना। सिंपल सी बात है। तो वही चीज, मान लो इस प्रॉमिस को लग रहा है 4 सेकंड पूरे टास्क को एग्जीक्यूट होने में। रिजॉल्व होना हो, रिजेक्ट होना हो, कुछ भी हो रहा हो, अपने टास्क को एग्जीक्यूट में 4 सेकंड लग रहे हैं। इसको लग रहा है 1 सेकंड और इसको लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है भाई। मैं ये समझूंगा कि अभी मेरा नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। जितना भी नॉर्मल जो सिंक्रोनस कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद प्रॉपरली पूरा, तब आपका प्रॉमिस चलता है। ठीक है। और प्रॉमिस को चलाने वाला ही आपका होता है इवेंट लूप। ठीक है भाई। जावा स्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंगल थ्रेड मतलब एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इस एस अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे एसिंक्रोनस का मतलब क्या? पैरेलली, है ना भाई? यहां पे एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि वेट करेगा, वेट करना। ठीक है भाई। यहां पे एसिंक्रोनस का मतलब वेट करना। पहले नॉर्मल कोड को चल जान दो और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है भाई। यहाँ पे एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो तो पैरेलल होता है उसका मतलब। ठीक है भाई। एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना एक साथ, उसे कहते हैं, जिसे मल्टी थ्रेडेड जैसे होता है उसका पार्ट। अब इस इवेंट लूप का काम क्या है? ये इवेंट लूप का काम ये है कि ये चेक करना कॉल स्टैक पे कोई टास्क चल तो नहीं रहा। ठीक है भाई। जब तक कॉल स्टैक में कोई भी टास्क नॉर्मल कोड चलता रहेगा, जब तक वो प्रॉपरली खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये अपना काम आगे नहीं बढ़ाता, प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं करता। एक बार उसका पूरा टास्क खत्म हो गया, ठीक है भाई, मतलब कॉल स्टैक में नॉर्मल कोड जितना भी था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद फिर इवेंट लूप चेक करेगा आपका कौन सा प्रॉमिस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है। और जो भी आपका प्रॉमिस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसको पहले चलाएगा। ठीक है। यहां पे वो टाइम ड्यूरेशन की बात करेगा। जिसका टाइम कम लग रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसका टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इन बिटवीन जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यह आपके पास जो प्रायोरिटी क्यू है ना, इसका नाम इसीलिए है। जिसकी प्रायोरिटी टॉप पे है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई। एक्चुअल में प्रॉमिस इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो हमारे पास एक होता है जीईसी, इसके अंदर भी एक होता है एफईसी, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसको हम बाद में देखेंगे। हमारे पास एक पी क्यू होता है, प्रायोरिटी क्यू, एक होता है कॉल स्टैक। जो भी फंक्शन रनिंग होते हैं उसकी डेफिनेशन यहां पे मिलती है। ठीक है भाई। वो सारा कोड मतलब इसके पास रनिंग प्रोजेक्ट में रहता है। इसमें आपके पास डेफिनेशन रहेगी कौन सा अभी करंट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है भाई। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इवेंट लूप कभी भी प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं करता, चाहे कितना टाइम लगे। आपने फॉर लूप को इनफाइनाइट चला दिया, ठीक है भाई, वो चलता रहेगा। उसकी डेफिनेशन यहां पे रहेगी भाई, है ना भाई? उसका भी तो अपना फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, वो तो रन करेगा ही, राइट? जब तक इसमें ये ब्लैंक नहीं हो जाता, खाली नहीं हो जाता, तब तक ये प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक बार ये खाली हो गया मतलब सारे नॉर्मल टास्क परफॉर्म हो चुके हैं, उसके बाद फिर ये प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करता है और फिर ये चेक करता है किसकी जो आपके जो मतलब एग्जीक्यूशन जो टाइम है सबसे कम किसका है। जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, और इन बिटवीन जो भी है आपके पास।
असेंडिंग ऑर्डर में समझ लो जिसका टाइम कम लग रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जो मैंने आपको बताया मैं इसको करके दिखाता हूं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई सबको? ऑनलाइन में क्लियर है सबको भाई? इसको क्लियर करते हैं और इसको हटा के अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। मैं यहां पे एक मेथड है, हेल्पर मेथड, जिसका नाम है सेट टाइम आउट, मैं उसको यूज करूंगा। ठीक है, उसका काम होता है एक पीस ऑफ कोड को कुछ टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना। जैसे आपको पॉपअप मिलता है ना, वेबसाइट पे आए, कुछ टाइम के बाद आपको पॉपअप आ जाता है, तो कुछ टाइम के बाद वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आपका सेट टाइम आउट करता है। ठीक है, उसको देखेंगे। मैंने यहां पे लिखा लेट प्रॉमिस और यहाँ पे प्रॉमिस डॉट देन, मैं देन को यूज करूंगा। यहाँ पे कैच मतलब एरर आने का तो कोई बात वो है ही नहीं यहाँ पे, और लॉक कर दूंगा आपके पास डेटा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेट टाइम आउट। ठीक है भाई, इसको मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बस देखो सिंटैक्स। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जो कि एन नंबर ऑफ टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट होगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा मिली सेकेंड में। ठीक है, मैंने बोला पहले वाले को 4 सेकेंड, तो 4000 हो गया मिली सेकेंड। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा आपको रिजॉल्व, और यहां पे लिख दिया मैंने आपके पास प्रॉमिस 1। ठीक है भाई, इसको मैं प्रॉमिस 1 बना लेता हूं। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, इसको लिखा मैंने प्रॉमिस 2, यहां पर भी प्रॉमिस 2, और यहां पर भी प्रॉमिस 2। बस यहां पे क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा 1 सेकेंड। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, इसको लिख दिया मैंने प्रॉमिस 3, और इसको लिख दिया मैंने प्रॉमिस 3। इसको दे दिया टाइम मैंने लेट्स से 3 सेकेंड। ठीक है भाई, इसको 1 सेकेंड, इसको 3 सेकेंड, इसको 4 सेकेंड। ठीक है भाई, अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रिलोड करते हैं। प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3, प्रॉमिस 1। ऐसा क्यों भाई? सबसे कम टाइम किसको लग रहा था एग्जीक्यूट होने में? प्रॉमिस 2 को। ठीक है भाई, फिर प्रॉमिस 3 को, फिर उसके बाद प्रॉमिस 1। इसीलिए जिस भी प्रॉमिस में सबसे कम टाइम लग रहा है उसके टास्क को एग्जीक्यूट होने में, वो पहले वर्क करेगा। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा हो गया क्लियर, जो मैंने आपको बताया था पीक्यू में कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा कि जब कभी भी कोई भी आप प्रॉमिस पे काम करो, वो हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पहले आपका नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट होता है। मैं यहां पे लिखता हूं लॉग, और यहां पे लिख दिया मैंने आफ्टर प्रॉमिस। पहले इसको देखते हैं। ठीक है भाई, पहले ये हुआ। अब मैं फॉर लूप चलाता हूं। मैंने फॉर लूप चलाया, और इसको मैं करता हूं आपके पास लॉग, और इंडेक्स की जगह मैं लिख दूंगा आई, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं 1000, 10,000 लिख लिया, और आई। देखो, पहले पूरा आपका एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद आपका प्रोमिस। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है एसिंक्रोनस। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो पहले आपका नॉर्मल कोड चलेगा। नॉर्मल कोड में जो भी आपके पास जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, जो अभी तक आप करते हुए आए हो, उसे हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। बट प्रॉमिस और एक सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल,
ये एक ऐसे हैं जो कुछ टाइम के बाद चलते हैं, इसे हम एसिंक्रोनस बोल सकते हैं। ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होगा, ये याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर? चलो ठीक है। सर कंसोल डॉट लॉग जो लगा रहे हैं ये तो बीच में भी लगा सकते हैं, किसी में? दो प्रॉमिस के बीच में। हाँ लगा सकते हो, लेकिन ये रिजॉल्व तभी तो वर्क करेगा, रिजॉल्व का अपना काम है ना। तुम लॉग लगाओ यहाँ पे, कहाँ लगाना है? ये जैसे प्रॉमिस 3 से पहले लगा देंगे। बिल्कुल जहां मन करे। कट करूं मैं, फॉल लगा लेता हूँ। कहाँ लगाऊं, इसके बीच में लगा दूं? कहीं पर भी हो, पहले नॉर्मल कोड चलेगा। तो जो हम पीछे टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो सर बाकी कोड के बाद टाइम काउंट होगा। 0 सेकंड दूं? 0 सेकंड देता हूँ। ठीक है। तो वो है ना कि 0 भी बाकी कोड के बाद भी काउंट होगा। प्रॉमिस कुछ भी हो, चाहे उसमें कितना भी कम सेकंड लग रहा हो, वो हमेशा नॉर्मल कोड के बाद ही एग्जीक्यूट होता है, हमेशा याद रखना, चाहे उसे 0 सेकंड क्यों ना लग रहे हो। और कोई डाउट भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? तो ये 2-3 पॉइंट लिख लो। पहला, जो प्रॉमिस होता है वो एग्जीक्यूट होता है बेस्ड ऑन उसका टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं तो जिसको सबसे कम टाइम लग रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। बता रहा हूं भाई, वो तो तुम्हें लिखना है, क्यों टेंशन ले रहे हो? लिखो लिखो। पहले में ये था, प्रॉमिस बेसिकली वर्क करता है बेस्ड ऑन टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है। सेकंड में लिखो, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं तो सबसे कम टाइम जिसको लगेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ठीक है भाई। और तीसरा, प्रॉमिस हमेशा लास्ट में वर्क करता है। पहले आपका नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। चाहे प्रॉमिस आपने कहीं पर भी क्यों ना लिखा, टॉप में क्यों ना लिखा हो, कहीं पर भी क्यों ना लिखा हो, डजंट मैटर। ये तो था प्रॉमिस का वर्किंग। ठीक है भाई। प्रॉमिस से बहुत फायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी है। ठीक है। बिकॉज ये एसिंक्रोनस है ना, तो हमेशा एक टाइम लिमिट के बाद चलेगा, तो आपको सिंक्रोनसली डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपने कोड को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। कौन से वाले में? अभी अभी क्या बोला मैंने? लास्ट में ये बोला था कि ये लास्ट में वर्क करता है। याद दिलाना मैंने क्या बोला? हाँ, मैरिट्स में तो ये हो गया कि भाई ये डिसएड, मेरिट में तो ये हो गया कि भाई टाइम टेकिंग प्रोसेस लेता है, और मान लो कभी कभार ऐसी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद आपका डेटा मिले, कोड मिले, तो ये आपका डीमेरिट ये है कि ये एसिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पहले ये कोड चलेगा फिर आपको डेटा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये हमेशा एसिंक्रोनसली चलेगा,
सिंक्रोनस बिहेवियर का है नहीं, तो उस हिसाब से आपको कोड को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंक्रोनस लेके सोचोगे तो हमेशा एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है भाई, ये दिक्कतें आपको आएंगी आएंगी। क्लियर? कोई डाउट भाई? आगे बढ़े क्या? इसको लिखने की जरूरत नहीं भाई, जो मैंने पॉइंट लिखा है ना उसी में ही आंसर है। आप इस कोड को खुद कर सकते हो फिर। पूछ भाई, माइक ऑन करके पूछ ले भाई। कर दिया भाई, माइक ऑन कर हाँ। ले। हाँ जी सर। सर आप बोल रहे हैं कि ये सिंगल थ्रेडेड है, बट सर प्रिंट तो कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज तो आ रही है, आ रही है ना सर सारी। जैसे कि ये फॉर लूप को भी चला रहा है, फिर उसके बाद में प्रोमिसेस को भी एक एक करके सर ये कर रहा है। चलो, सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड में होता फर्क क्या है ये बताओ पहले तुम। सिंगल थ्रेडेड में सर मतलब सिंगल टास्क परफॉर्म होगा, मल्टी थ्रेडेड में बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं भाई, सर आया ना? ये नहीं नहीं। तो फिर तो सिंगल थ्रेड तो हुआ, प्रॉमिस को उसने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। पहले उसने नॉर्मल कोड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद तो चला रहा है प्रॉमिस को ये। ओके। ओके सर। डन। आगे बढ़े। इसके बाद जो हमने कल कॉल बैक हेल्प पढ़ा था ना, ये उसी का सॉल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है भाई, चलो जी। सॉल्यूशन ऑफ कॉल बैक हेल्प। ठीक है भाई, लेट मैंने प्रॉमिस लिखा, न्यू प्रॉमिस। मैंने यहां पे बस रिजॉल्व लिख दिया और कुछ भी जबरिश वैल्यू देता हूं, या प्रॉमिस लिख दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे। कॉल बैक हेल्प के अकॉर्डिंग क्या था, पहले आपका टेस्ट वन प्रिंट हो, फिर टेस्ट टू प्रिंट हो, फिर टेस्ट थ्री प्रिंट हो ना। मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉमिस डॉट देन। ठीक है, मेरे को डेटा की जरूरत नहीं है तो मैं इसको इग्नोर मार रहा हूं, और मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉग और टेस्ट वन। ठीक है भाई, आउटपुट में देखो क्या आ रहा है, टेस्ट वन आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ मल्टीपल देन को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं चेनिंग सिस्टम। ये आ गया आपका टू, ये आप गया, आपका आ गया थ्री, ये आपका आ गया फोर, और ये आपका आ गया फाइव। सेम आउटपुट आ रहा है, वहां चार तक था, मैंने यहां पांच तक कर दिया। अब इस कोड को देखो और इस कोड को देखो, बेटर कौन सा लग रहा है? प्रॉमिस वाला ना, बिकॉज प्रॉमिस वाले में क्या है, फायदा क्या है, एक तो नीट एंड क्लीन कोड लग रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें डिबग करना बहुत इजी रहता है। क्लियर? इसका फायदा ये है। इसीलिए कॉलबैक हेल की जगह पे प्रॉमिस आया था। क्लियर? ठीक है, प्रॉमिस जो मेन अगर बात करें तो कॉलबैक हेल के लिए आया था, अगर बात करो तो, क्योंकि वही था उसका रिप्लेसमेंट। ठीक है, इश्यूज बहुत आते थे इसमें। अब यहाँ पे आप 1 लाख बार भी लिखोगे ना तो भी आपको इजीली दिखेगा। ठीक है, जनरली इतना कोड तो हम लिखते नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। क्लियर? लिख लीजिएगा इसको।
फिर हम और भी चीजें बात करेंगे इसी 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 को लेके, ये जो आपको दिख रहा है ना सिंटैक्स, इसी को लेके। भाई नहीं होगा मल्टी थ्रेडेड यार, सिंगल थ्रेडेड ही है भाई। इसका एग्जीक्यूशन अभी बताऊंगा, पहले लिख लो, क्योंकि अभी इसमें खत्म नहीं हुआ ये जो आपका ये जो प्रोग्राम बना के दिखाने अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। डन भाई, लिख लिया ये। अब जरा इसके बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। मल्टीपल देन ब्लॉक लिख तो लिए, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ठीक है भाई, क्लियर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे कॉपी किया, वैसे कमेंट करता हूं, और टॉपिक लिखता हूं मैं, डेटा सेंड फ्रॉम वन देन ब्लॉक टू अनदर। अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है, ये जो आपको डेटा मिल रहा है ये इसमें तो मिल जाएगा ना, राइट, है ना। क्या ये चीज यहां पर मिल पाएगी मुझे, लिख सकता हूं ना मैं तो, अभी तो लिखा था। ये जो डेटा आप देख रहे हो ये मुझे यहां मिल जाएगा, है ना भाई। क्या मुझे यहां मिलेगा, क्या मुझे यहां मिलेगा, देखते हैं जरा। अब इसको आउटपुट में देखना, जो समझाऊंगा ध्यान समझना। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो जब कभी भी कोई भी रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है, कोई भी ये फंक्शन है ना, ये सारा क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। और जो भी चीज प्रॉमिस रिटर्न करती है उसमें देन और कैच ब्लॉक की मदद से ही उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ये याद रखना, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन राइज होता है, प्रॉमिस डॉट देन ने काम किया अपना, उसके बाद ये कैसे चल गया, ठीक है। यहां पर ये सिंक्रोनसली चल रहा है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, पहले ये वाला ब्लॉक चल रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक चल रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक चल रहा है, देन सो ऑन सो फोर्थ। बट क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये वाला जो देन ब्लॉक था
इसको चल गया, ये तो मैंडेटरी था, चलना था, लेकिन ये कैसे चल गया? क्वेश्चन वाइज होता है, राइट भाई, है ना? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये डेटा था, ये मेरा यहां तक क्यों सेंड नहीं हुआ? क्लियर? ये दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो पहले मैं आपको डेटा सेंड करके दिखाता हूं, एक दैन ब्लॉक से दूसरे दैन ब्लॉक में। अगर आपको एक दैन ब्लॉक से दूसरे दैन ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना है, तो भाई आपको यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न और डेटा। ठीक है? तो इसके बाद वाला जो देन ब्लॉक होगा उसमें वो डेटा मिल जाएगा। ये तो हो गया कि डेटा सेंड हो गया। ऐसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो, ऐसे आप यहां पर भी कर सकते हो, और ऐसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? अब हम बात करते हैं कि दूसरा देन चला कैसे। वो देन तब चलेगा ना कि जब वो प्रॉमिस होगा, राइट भाई? सिंपल सी बात है, क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो देन ब्लॉक है ना, ये भी आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर ये प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता तो दूसरा वाला देन ब्लॉक नहीं चलता। मतलब मैं इस कोड को कट कर देता हूं, कॉपी, और इसको मैंने कट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसको हिट किया, इसको करा, इसको मैंने क्या किया, लेट एक पी में असाइन कर दिया। अब इसको लॉक करना, पी को, आउटपुट देखो क्या आ गया, प्रॉमिस। ठीक है? जो देन ब्लॉक होता है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। दैट्स वाई वो दूसरा जो देन ब्लॉक था ना, वो एग्जीक्यूट हो गया, नहीं तो वो भी नहीं चलता। क्योंकि अगर देन ब्लॉक या कैच ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक आपके पास है, अगर आपको उसको यूज करना है तो आपके पास प्रॉमिस होना चाहिए। जिस वेरिएबल से आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो वो प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ये आपका मल्टीपल चल गया था। ठीक है भाई, ये था इसका एक्चुअल फंडा जो चला, ये इसलिए रुक गया था ये, नहीं तो एक साथ चल जाता सारा, है ना? क्योंकि प्रॉमिस थोड़ा टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम। और जब आप देन ब्लॉक में रिटर्न करते हो ना, तो जो रिटर्न, जो रिजल्ट था ना प्रॉमिस का रिजल्ट, उसमें डेटा आ जाता है वो। ठीक है? और यहाँ पे स्टेट में फुलफिल्ड आ गया, ऊपर पेंडिंग आ रहा है, उसे इग्नोर मारो। ये आफ्टर चेंज द स्टेट है। ठीक है? जब चेंज हो गया स्टेट, ये तब का स्टेट दिखा रहा है। ठीक है? पहले पेंडिंग रहा, उसके रिटर्न कर दिया, तो फिर ये फुलफिल्ड हो गया, मतलब रिजॉल्व हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जितने भी देन ब्लॉक होते हैं वो इंटरनली क्या रिटर्न करते हैं, प्रॉमिस। ठीक है भाई? तभी पहले आपका टेस्ट वन चला, फिर टेस्ट टू चला, नहीं तो हो सकता टेस्ट टू पहले चल जाता, है ना? क्लियर है? तो लिख लीजिएगा, जो देन ब्लॉक होता है वो रिटर्न करता है प्रॉमिस। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, स्टेटमेंट को। मैं यहाँ पे बस दो ही देन लिखता हूं, ज्यादा मत लिखो। ठीक है?
डन भाई, लिख लिया, नहीं लिखा? स्टार्ट करें भाई, लिख लिया? अब क्वेश्चन राइज होता है, हमने मल्टीपल देन यूज किया, राइट? क्या मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन है ना, बनता है क्वेश्चन, तो उसको देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और कमेंट, इसको मैंने पेस्ट किया और यहां लिखता हूं पहले मल्टीपल देन सॉरी कैच ब्लॉक, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं आपका कैच। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं आपके यहां से, इसकी जगह मैं लिख दूंगा एरर, और इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूं। ठीक है, यहां तक आपका। रुको जरा, मैं ऊपर कर रहा हूं चेंज। अब मैं यहां पे रिजेक्ट लिखता हूं और यहां पे लिख दिया रिजेक्टेड। ठीक है भाई, अब इसको मैं सेव करता हूं, आउटपुट देखना क्या चल रहा है, सिंगल। ठीक है भाई, अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको लिखा लेट पी, इसको कट किया अभी फिलहाल के लिए और लॉक किया। ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, फुलफिल्ड में अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। इस कैच ब्लॉक के अंदर कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो वो फुलफिल्ड ही दिखाता है। ठीक है, ब्लॉक की बात अलग है, हम ऊपर को देखते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया था, अगर आप नोटिस करो तो अभी क्या हो रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, वो मैंने बता दिया आपको सब कुछ। अब हो क्या रहा है, हमेशा ये वाला कैच ब्लॉक ही वर्क कर रहा है, कभी नीचे वाला नहीं कर रहा, है ना भाई? पहला केस क्यों नहीं कर रहा, कारण क्या है? कारण अभी देखा नहीं आपने? अगर रिजेक्टेड होता, यहां से वो रिटर्न क्या कर रहा, रिजेक्टेड कर रहा होता, तो भाई आता ना। मैं यहां पे लिखता हूं थ्रो न्यू एरर, और यहां पे लिखिए रिजेक्टेड ट्वाइस, वंस अगेन। अब चल गया, है ना भाई? जब कभी भी आप नॉर्मली कैच ब्लॉक के साथ वर्क करते हो, ठीक है भाई, तो आपने मल्टीपल देन ब्लॉक लिखे हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखे हैं, तो मल्टीपल देन ब्लॉक तो एक के बाद एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बिकॉज आपने वहां पे देन ब्लॉक लिखा होता है। बट यहां पे कोई देन ब्लॉक तो है नहीं, राइट? यहां पे क्या लिखा है आपने, कैच लिखा है। ठीक है, अगर कैच के बाद देन होता तो पहला केस। दूसरा, आप अगर मल्टीपल देन मल्टीपल कैच यूज कर रहे हो, कैच आप सबको नीचे लिख रहे हो, ऊपर आप देन ब्लॉक यूज देन लिख रहे हो, तो ऊपर वाला सारा एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी भी देन ब्लॉक में एरर आया तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या फिर प्रॉमिस रिजेक्टेड रिटर्न कर रहा है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया? एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो नॉर्मली कैच एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्लियर है? ये याद रखिएगा। बट अगर आपका कैच ब्लॉक में भी एरर आया तो उसके बाद वाले कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसका बाद वाला, उसके उसके ऊपर बाद वाला नहीं, उसके बाद वाला, जस्ट आफ्टर ये वाला। बट अगर मैं यहां पे लिखता डॉट देन, क्या पता ये वर्क कर जाए। आफ्टर कैच, क्यों चला? क्योंकि इसने रिटर्न क्या किया था,
रिजॉल्व, प्रॉमिस में रिजॉल्व स्टेट किया था ना, डन, इसीलिए देन ब्लॉक चला। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर कैच के बाद आपने देन ब्लॉक को लिखा तो वो देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट कैच के बाद दोबारा कैच यूज कर रहे हो, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक यहां पे कोई एरर ना आ जाए। ठीक है भाई, क्लियर है, ये याद रखिएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो मल्टीपल कैच ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जब आप प्रॉमिस यूज कर रहे हो तो मल्टीपल देन ब्लॉक तो लिखे होंगे, लेकिन कैच एक लिखा होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर। तो यहां पे लिख लीजिएगा, जो कैच ब्लॉक है वो भी रिटर्न करता है प्रॉमिस, बट फुलफिल स्टेट के साथ, मतलब रिजॉल्व स्टेट के साथ। ठीक है भाई, ये पहला केस। पहला लिख लिया, जो कैच ब्लॉक होता है वो भी रिटर्न करता है प्रॉमिस विथ फुलफिल स्टेट। ठीक है भाई, पहला केस। दूसरा, एक साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होते, चाहे लिख लो आप एक साथ 10 कैच ब्लॉक को यूज कर लिखो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एक साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, अगर कैच ब्लॉक के अंदर कोई एरर आता है तो ही उसके बाद वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। में एरर आता है, if error occur in first catch block, then next catch block will be executed, otherwise not. नेक्स्ट लिखिए, अगर आपके पास कोई भी कैच ब्लॉक है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका देन ब्लॉक है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डन, पॉइंट लिख लिए। आप इस प्रोग्राम को लिख लेना, और आपको कैच ब्लॉक से देन पे रिटर्न करना हो तो रिटर्न लिख लेना, जो भी आपको लिखना है। ठीक है भाई, रिटर्न टेस्टिंग लिख लो, जो लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा, मैं भी यार।
डन, लिख लिया भाई। स्टार्ट करें भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई सबको? आगे बढ़े। अब बेसिकली हम इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। देखो बेसिकली हम क्या करेंगे, एपीआई होती है, एक यूआरएल होता है, उसे हिट करके डेटा गेट करते हैं या उस डेटा में मतलब डेटा सेंड करते हैं किसी यूआरएल में। तो उसके लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जिसे हम एजेक्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं उसको यूज नहीं करता, वो बहुत आउटडेटेड है और ना ही आज के डेट में यूज होता है। आज की डेट में अगर आपको यूज करना है, कोई भी डेटा गेट करना हो, डेटा सेंड करना हो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो हमारे पास एक है फेच एपीआई। ठीक है, हम उसको देखेंगे। क्लियर? अब मैं इसको क्लोज कर और यहां पे लिख दिया मैंने फेच एपीआई। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक आपके पास है रेस्ट कंट्री, ये एक यूआरएल है जो कि रिटर्न करेगा आपको जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पे मल्टीपल कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का डेटा, ठीक है भाई, मुझे गेट करना है। अब मुझे गेट करना हो तो मैं यहां पे यूज करूंगा फैच को। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहां लिखा मैंने फैच। इसके अंदर पास करोगे यूआरएल, और भी बाद में कॉन्फ़िगरेशन पास करनी है तो उसके कॉमा लगा के बाद में। ठीक है भाई, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इसकी जरूरत मुझे है नहीं, बस इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। जैसे देन रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। आपका रिजॉल्व रिटर्न क्या करता है, प्रॉमिस। रिजेक्ट क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। वैसे ही ये भी आपका क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। ठीक है, मैंने इसको लेट लिखा पी, या लेट आप लिख लेते हैं आपका रिस्पॉन्स, और लॉग किया इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, आउटपुट देखेंगे इसका तो क्या आ रहा है, प्रॉमिस। ठीक है, पहले ये पेंडिंग था, कुछ टाइम के बाद इस पे डेटा आ चुका है रिस्पॉन्स फॉर्मेट में, ये नहीं तो यहाँ पे अनडिफाइंड होता। राइट भाई, और इसका स्टेट क्या हो चुका है, फुलफिल्ड। ठीक है, अब इसको क्लिक करता हूं मैं, तो ये आपको रिटर्न कर रहा है कुछ इस तरीके से आपका कंटेंट। ये एक रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी आपको कैपिटल में मिलता है ना, जैसे रिस्पॉन्स हो गया, प्रॉमिस, दीज आर दी क्लासेस, बिल्ड इन क्लासेस। ठीक है भाई, इसके अंदर आप अगर जाओगे इसके प्रोटोटाइप में, रिस्पॉन्स में, तो आपको मिलेगा एक जेसन। अगर आपको डेटा गेट करना है फैच एपीआई की मदद से, तो सबसे पहले आपको यूआरएल हिट करना पड़ेगा, ये पहला टास्क। दूसरा टास्क, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को, ये आपको डेटा लाके देगा। लेकिन पहला जो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये टू वेज में, दो स्टेप में आपको डेटा लाके देता है। पहले स्टेप में रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लाके देगा, और दूसरे स्टेप में ये आपको डेटा लाके देगा। ठीक है भाई, चलो ट्राई करते हैं। अब मैं यहां पे इसको हटा के लिखता हूं आपका रिस्पॉन्स
डॉट देन, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने RES, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में रेस्पॉन्स का। कुछ भी लिख सकता हूं, पैरामीटर है भाई, कोई वैलिड तो है वो तो है नहीं, और मैंने यहां पे लॉक किया इस रेस को, ठीक है। अगर कोई एरर आएगा तो मैं यहां पे हैंडल करना चाहूंगा, ठीक है भाई, एरर डॉट मैसेज, क्योंकि मैसेज सही है, क्या करना उसका, सेव किया। क्या रिटर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स क्लास का इंस्टांस, है ना, वही तो कर रहा है। अगर मुझे अब यहां से डेटा चाहिए तो लिखूंगा डॉट जेसन और कॉल कर दो इसे, ठीक है। ये भी रिटर्न करता है आपका प्रॉमिस, ये भी क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, और यहां पे आपको मिलेगा डेटा, ठीक है भाई, यहां पर आपको मिलेगा डेटा। तो पहले में आपको क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और आप रेस्पॉन्स डॉट जेसन करोगे तो मिलेगा आपको डेटा। फैच एपीआई में 2 स्टेप में आपको डेटा मिलता है, चाहे किसी का भी यूआरएल हिट करो, दूसरे स्टेप में आपको डेटा मिलेगा, पहले स्टेप में रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहां पे, क्योंकि ये एक रिटर्न क्या कर रहा है, प्रॉमिस, और ये क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, है ना भाई। तो मैंने क्या किया, मेरे को एक और देन ब्लॉक चाहिए होगा ना, तभी तो वैल्यू गेट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। या तो मैं इस वाले पार्ट को एक वेरिएबल में सेव करूं और उसके बाद काम करूं, या तो फिर क्या करूं, चेनिंग सिस्टम डॉट देन लगाऊं और यहां पे लिखूं डेटा, और यहां पे आपका लॉक कर दूं मैं डेटा, ठीक है। अब आप आउटपुट देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है भाई, रिटर्न नहीं किया, परफेक्ट। तो मेरे को यहां से क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा रिटर्न, ठीक है भाई। आ गया पूरा डेटा इन दी फॉर्म ऑफ एरे। अब लूप लगाओ, जो करना करो, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप काम करते हो किसके साथ, फैच एपीआई के साथ, तो पहले पहले टाइम में वो देगा आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और दूसरे देन में देगा ये आपको डेटा, ये याद रखिएगा। इन बिटवीन कोई भी एरर आता है तो कैच ब्लॉक आपका है, ठीक है। मैंने यहां पे वेरिएबल के थ्रू किया है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूं, कमेंटेड, और कुछ लोग इस तरीके से वर्क कर लेते हैं, रिस्पॉन्स की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। मतलब तो वही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस, तभी तो देन ब्लॉक यूज कर पाओगे, ठीक है भाई। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो अगर आपको यूआरएल से कोई डेटा ट्रांसफर, डेटा गेट करना हो या डेटा ट्रांसफर करना हो, तो आप फैच एपीआई को यूज करोगे, ठीक है। ये इसका बिल्ड इन है, बट अगर आप चाहो तो एक एक्सियोस भी आता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी है। जेक्वेरी में आपको एजेक्स के लिए अलग से मेथड मिल जाता है, अगर आप जेक्वेरी यूज करते हो तो अलग से आपको मेथड मिल जाता है, गेट, पोस्ट और एजेक्स, ठीक है भाई। लेकिन नॉर्मली अगर बात करो एज अ डेवलपर, एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, इसमें एक होता है एक्सएमएल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मैं उसको यूज नहीं करता क्योंकि बहुत आउटडेटेड है, और आज के डेट में कोई भी उसे यूज नहीं करता है। लेकिन जो ये बना पड़ा है उसका इंटरनली कहीं ना कहीं वही बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है भाई, क्लियर है, लिख लीजिएगा इसको। क्या हुआ, टाइम हो गया, क्यों तोड़ रहा है उसे, उसमें गुस्सा क्यों निकाल रहा है। पुनीत सर से बोलना 2:15 तक कर सकते हैं, उसका कल 5 मिनट, मैं फिर 10 मिनट पहले बुला लूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ। मैं
12:45 पे बुला लूंगा, वो 2:15 तक करवा लो। हाँ, 2 बजे तक कह रहे हैं। उन्हें बोल देना। कल से आपकी क्लास 12:45 से होगी, ठीक है भाई? डन। ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? अगर आप रिएक्ट पे काम करो, इवन दो आप नोड जेएस पे काम करो, जिनका नोड जेएस है उनकी पूरी जिंदगी इसी पे डिपेंडेंट है। प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, प्रॉमिस कॉल बैक, प्रॉमिस कॉल बैक, प्रॉमिस कॉल बैक, यही चलता रहेगा। तो मेक श्योर भाई, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉमिस, क्योंकि पूरा आपका कोड जो आप बैकएंड में जब करोगे तो सारा आपका प्रॉमिस ही वर्क करता है, ठीक है? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो लिख लीजिए, एसिंग अवेट। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। लिख लिया इसे? लिख लिया है ना? मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको पूरा कमेंट कर लेते हैं फिर। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक चीज लिखता हूं। लेट्स से मैं लिखा गेट कंट्रीज नाम से मैंने एक एरे बनाया, मैंने एक फंक्शन लिखा और पेस्ट किया। अब इसको मैं गेट कंट्रीज को कॉल करता हूं, ठीक है? आउटपुट अगर आप देखो तो आउटपुट आपका परफेक्ट आ रहा है, 250 कंट्रीज का पूरा डेटा आ रहा है। अब मुझे करना क्या है, मेरा स्टेप समझना। मेरा पहला स्टेप है कि भाई मुझे
रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिले, पहला टास्क। दूसरे टास्क में मुझे डेटा मिले, और वो कैसे मिले? रेस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से। यही तो था ना। पहले टास्क में ये आपको रिटर्न क्या करता है? रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे टास्क में आपको उसके अंदर रेस्पॉन्स और जेसन में डेटा मिलता था, एक प्रॉमिस मिलता था, उसमें डेटा आता था। मुझे इसको इतना बनाना है, और लॉग किया डेटा। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखो क्यों आ रहा है। बिकॉज इस टाइम पे अगर रेस्पॉन्स को देखूं मैं, तो क्या आएगा? पेंडिंग। है ना भाई? कोई इसमें डेटा थोड़ा ना आ रहा था, डेटा तो बाद में आ रहा था। क्योंकि जब कभी भी प्रॉमिस पे आप काम करोगे, वो पेंडिंग स्टेट में रख के प्रायोरिटी क्यू में चला जाता है। तो नॉर्मल पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वाला कोड, बाद तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा प्रॉमिस का। क्लियर है? यही कारण है कि रेस्पॉन्स के यहां पे एरर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे बोलना है भाई कि तू जब तक ये वाला टास्क प्रॉपरली परफॉर्म ना हो, इसका डेटा जब तक ना आए, नेक्स्ट टास्क को आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। ठीक है भाई? अब मेरा ये टास्क है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा? अवेट। ठीक है, अगर आप अवेट लिखते हो, तो उसके बाद अगर वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो वो जब तक प्रॉपरली को डेटा रिटर्न नहीं करेगा, तब तक नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस केस में मैं सिंक्रोनस बना रहा हूं इसको। प्रॉमिस जो एसिंक्रोनस है, उसको सिंक्रोनस बना रहा हूं। और अगर आप अवेट यूज कर रहे हो, तो फंक्शन के आगे एसिंक लिखना कंपलसरी है। इसीलिए एसिंक अवेट फंक्शंस के साथ, मेथड के साथ यूज होता है। ठीक है, आप इसको नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखो एरर गॉन। ठीक है भाई, अब ये भी तो रिटर्न कर रहा है क्या? प्रॉमिस। तो अवेट लगा दो इसके आगे, आगे डेटा। तो जो इतने बड़े लाइन में कर रहे थे आप, उसको आपने यहां पे 2 लाइन में कर दिया। सॉरी, इसका तो लगाना पड़ेगा, 2 लाइन में कर दिया बस। ठीक है, तो ये आपके पास है एसिंक अवेट। एक चीज और बता दूं, अगर आप कोई भी फंक्शन एसिंक अवेट यूज कर लेते हो उसमें, तो वो भी रिटर्न करता है प्रॉमिस। मैं यहां पे लेट पी लिखता हूं, और इसमें लॉक किया। क्या रिटर्न कर रहा है? प्रॉमिस ना। तो याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी फंक्शन एसिंक बना दोगे, तो वो भी क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस। अब एक काम करता हूं मैं, इसको पी डॉट देन लगाता हूं, और यहां पे लिख दूंगा कंट्रीज, और लॉक करता हूं यहां पे मैं कंट्रीज। तो और मैंने यहां से इसको डेटा को रिटर्न कर दिया ना, और डेटा रिटर्न कर दिया। तो प्रॉमिस लाइन नंबर 152 है यहां पर ठीक है भाई? क्लियर? तो अगर आपको सिंक्रोनस बनाना हो ए सिंक्रोनस बिहेवियर को, तो एसिंक का वेट यूज करोगे। और जिस भी फंक्शन को आप बेसिकली फंक्शन एसिंक का वेट फंक्शन के साथ, मेथड के साथ यूज होगा। और अगर आपने किसी भी फंक्शन या मेथड में एसिंक लगा दिया, तो वो रिटर्न करेगा प्रॉमिस। ठीक है भाई? क्लियर है? तो जो ऊपर फैच एपीआई है ना, वो इसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है? क्लियर? लिख लीजिएगा इसको।
ऑनलाइन में क्लियर भाई? जा सकता है भाई, टाइम हो गया, जा सकते हो। जो भी चीज आप प्रॉमिस में यूज कर रहे हो रिटर्न करता प्रॉमिस ही है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हद से ज्यादा, ठीक है, क्लियर? चलो, लिख लिया? ऑनलाइन, ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? डन। अब कुछ प्रॉमिस के मेथड्स, बिल्डिंग कुछ मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको आप पढ़ के लाओगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं। यहां तक लिख लिया? आपके पास पहले प्रॉमिस डॉट ऑल, दूसरा है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड, तीसरा आपका प्रॉमिस डॉट एनी, प्रॉमिस डॉट रेस। बाकी देन और कैश तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हैं, इनको आप नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आओगे, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इनको बताऊंगा नहीं अगर आपने पूछा नहीं, ठीक है। इसके बाद कल हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, रिकर्जन, इन सबको पढ़ेंगे। इनमें से इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑल सेटल्ड क्या है, ऑल कैसे वर्क कर रहा है, एनी क्या है, रेस क्या है, ठीक है भाई। तो इनको आप पढ़ के आना या पढ़ लेना, ठीक है भाई। अदरवाइज आप अभी तो दिक्कत नहीं आएगी, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट ये है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। नॉर्मली एसिंग का वेट ऐसे ही वर्क करता है, फैच जो आप यूज कर रहे हो ना, यही होगा आपका, इसमें आप सबसे ज्यादा इस तरीके से वर्क करोगे, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है इसके अंदर, जो भी काम करोगे इसी के दायरे में रह के करोगे, ऐसे ही करोगे, क्लियर? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो।